नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उपन्यास गोपालगंज एक बदले की कहानी में। और आज सुनने जा रहे हैं एपिसोड 5 108। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुनीता अशोक के साथ घूमने जाने के लिए मान गई है और प्रियंका भी सुनीता के साथ घूमने जाने की मंजूरी दे दी है। उधर अर्जुन सिंह का दोबारा से गोपालगंज में एंट्री हो चुका है। पुलिस वाले अब डेविड पैंथर को पकड़ने का प्लान बना रहा है। अब आगे दोपहर के करीब 3 बज चुके हैं। गोपालगंज कॉलेज के छात्र लगभग जा चुके हैं और जो कुछ छात्र कॉलेज के आसपास हैं वे सब जोड़े में ही हैं, जो अपने मन के अरमानों को एक दूसरे से बयां करने में व्यस्त हैं। वैसे भी अक्सर प्यार का बुखार कॉलेज में होता ही है। अशोक कटारिया कॉलेज के बाहर की कैंटीन में बैठकर सोच रहा है कि कल का प्लान क्या करे। कुछ देर में अजय भी कैंटीन में आ जाता है और कैंटीन में इधर उधर देखने लगा। तभी उसे कैंटीन के एक कोने में अशोक बैठा हुआ दिखाई देता है। वहीं कैंटीन में अभी भी कुछ छात्र बैठे बातचीत कर रहे हैं। अजय दरवाजे से सीधे धीरे धीरे अशोक के पास आया और उसके सामने खड़ा होकर उसे 3 बार आवाज लगाया, अशोक अशोक अशोक। पर अशोक तो अपने ध्यान में मग्न है, उसे अगल बगल में हो रहे के बारे में कहाँ खबर है। फिर अजय उसके सामने आकर अशोक के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या भाई, किस ख्याल में ऐसे डूबा है कि अगल बगल का आवाज तक सुनाई नहीं दे रहा है? क्या बात है, बता इस फायर ब्रिगेड दोस्त को। अशोक एकाएक अजय को देखकर चौंक गया और अपने कंधे से उसका हाथ हटाते हुए बोला, अरे मैं तेरा ही इंतजार कर रहा हूँ। जैसे अब उसको मन का बात करने वाला कोई मिल गया है। फिर बोला, तुझे फोन भी किया पर नॉट रीचेबल बता रहा था। मुझे लगा तू कॉलेज में ही होगा, इसीलिए तेरा ही इंतजार कर रहा हूँ। अजय हंसते हुए उसके सामने बैठ गया और बोला, वाह मेरे भाई, तू मेरे इंतजार में बैठा है? विश्वास नहीं हो रहा है। मजा लेने के अंदाज में बोल, खैर बता बात क्या है। अशोक अपनी पैंट की जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और उसमें से वो खुद एक सिगरेट लिया और अजय की तरफ सिगरेट का पैकेट को बढ़ाते हुए बेचैनी से बोला, अच्छा तू कल फ्री है क्या? अजय सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकालकर अपने पैंट के दूसरे जेब से लाइटर निकालकर जलाया और साथ ही अशोक का सिगरेट भी सुलगा दिया। फिर सिगरेट का पैकेट को वापस अशोक को दे दिया और लाइटर अपने पैंट के जेब में डालकर कहने लगा, ये रहा तेरा सिगरेट का पैकेट। और हाँ, कल मैं पूरा फ्री हूँ। वैसे भी कल से तो अपना क्लास बंद रहेगा, तो मस्त घर में सोऊंगा, शाम को पार्टी करूंगा। वैसे तेरा क्या प्लान है? अशोक हड़बड़ा कर बोला, क्या तू कल सारा दिन मेरे साथ रहेगा? फुल एंजॉय कराऊंगा। अजय सिगरेट का कश लेते हुए बड़े आराम से बोलने लगा, पर तेरा प्लान क्या है? अशोक जैसे बहुत जल्दी में है, ज्यादा सवाल मत कर वरना तेरा सरप्राइज खत्म हो जाएगा। तू सिर्फ एक काम करना, सुबह 8 बजे तक मेरे घर आ जाना, साथ ही नाश्ता करेंगे। अजय भी अब थोड़ा उत्सुक हो गया और बोला, ठीक है, पर थोड़ा तो हिंट दे ताकि मैं थोड़ा तैयार रहूं। अशोक न चाहते हुए भी बोला, कल हमें घूमने जाना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताऊंगा। अजय उसके चेहरे को देखकर समझ गया कि वो बताना नहीं चाह रहा है। वो भी बोल दिया, ठीक है मेरे भाई, तूने बोल दिया मतलब हो गया। हंसते हुए सिगरेट की आखिरी कश लगाकर नीचे फेंक पेड़ों से रगड़कर कहा, चल भाई, सूरज ढलने को है, अब हमें निकलना चाहिए, शाम भी होने को है। अशोक, हाँ तूने ठीक बोला, चल चल चलते हैं। वो भी सिगरेट का आखिरी कश लगाकर फेंक दिया और खुशी से अजय के कंधे पर एक हाथ रखकर कैंटीन से बस स्टैंड की ओर चल दिया। कभी शाम का समय है, एक कबाड़ी वाले की दुकान में कुछ लोगों की हलचल हो रही है। ट्रिंग ट्रिंग, दुकान में मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। एक लड़का फोन उठाकर बोला, हेलो। उधर से भारी आवाज आता है, दुबे जी है क्या? वो लड़का सवाल पर सवाल पूछा, कौन बोल रहा है? सामने वाला कहता है, 108 वाला बोल रहा हूँ, दुबे जी से बात करवाओ। वो लड़का बोला, ठीक है, लाइन पर रुको, भैया से बात करवाता हूँ। वो लड़का फ़ोन लेकर एक आदमी के पास गया और बोला, भैया आपके लिए फ़ोन है, कोई 108 वाला बोल रहा है। दुबे दिखने में लाला जैसा लगता है, उम्र लगभग 50 के करीब, गोल मटोल चेहरा, मूँछों के साथ मुंह के नीचे चीनी लोगों जैसा गोल लंबा दाढ़ी, सर पर टोपी, मोटा और बड़ा सा पेट पर गंजी और लुंगी में पूरी तरह से व्यापारी लग रहा है। दुबे उस लड़के से मोबाइल लेकर फ़ोन रिसीव करके बोला, हेलो, बिल्कुल देहाती अंदाज में बात कर रहा है। उधर से फोन पर बोला, 108। दुबे, हाँ जी 108, ठीक है। वो दोनों कोई गुप्त बात करने के लिए इस तरह का गुप्त नंबर का इस्तेमाल कर रहा है। फिर उधर से फोन में कहा, कंटेनर तैयार है ना?
दुबे: जी हाँ, कल शाम को रवाना हो जाई। तैयारी पूरी तरह से हो गई है। लखनऊ के बॉर्डर तक तो हमरा आदमी देख लेगा, आप लोगों को उसके आगे देख लेना पड़ेगा। ट्रक का नंबर कल रात में हम भिजवा देंगे। उधर से फोन पर कहा, ठीक है, हमारा आदमी लखनऊ के बॉर्डर से उसको देख लेगा। इतना कहकर फोन कट गया। दुबे लखनऊ में रहता है और वो एक जाना माना कबाड़ी का व्यापारी है। वो सारा काला कारोबार कबाड़ के आड़ में करता है। उसका मूल धंधा तो पुराना लोहा, टीना आदि खरीदना और उसी को बेचना है, परंतु इन सब के आड़ में वो रेलवे का लोहा, मंदिरों का सामान, सरकारी चोरी का सामान आदि को अपने कबाड़ के माल में मिलाकर बेचता है। इन सब के अलावा हवाला का पैसा का भी 10% में लेन देन करता है। परंतु इन सब के अलावा उसका मुख्य काला धंधा मंदिरों से चुराए हुए मूर्तियों को सही जगह और सही दाम पर बेचना है। दुबे अपने बड़े से कुर्सी में बैठकर अपना फोन बगल के टेबल पर रखा और जोर से कहा, ए सोनू, यहाँ आओ। सोनू दुबे की दुकान में मैनेजर है। दिखने में पतला दुबला, कम कद काठी में कोई सर्कस का जोकर जैसा लगता है। दुबे का आवाज सुनकर उसने भी जोर से बोला, जी भैया, अभी आया। दुबे थोड़ा देर इंतजार करने पर वो सोनू आ गया। दुबे उसको देखकर बोला, कहाँ बिजी है बबुआ? सोनू के हाथ में एक रजिस्टर है और वो दुबे के सामने खड़ा होकर बोला, वो अपना गाड़ी लोड हो रहा है, उसी को देख रहा हूँ। दुबे: अच्छा, इसका काम खत्म हो जाए तो पीछे के गोदाम का माल सब के लिए भी एगो पुरन का गाड़ी लगा दियो। वो माल सब गोसाई गांव में भेजना है। सोनू थोड़ा सोचकर बोला, वो 108 वाला माल सब ना भैया? दुबे उसके तरफ देखकर बोला, हाँ, उहे माल सब। सोनू: आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपना एक बहुत पुराना ट्रक देख रखा है। आज रात में वो सब बॉक्स को कंटेनर में भरकर ट्रक रेडी कर देंगे। वाह बेटा, ये बढ़िया काम किए हो। और हाँ, वो माल सब कल रात में जाई, समझे ना बबुआ? जी ठीक है भैया, मुझे ये बात मालूम है। इतना कहकर सोनू वहाँ से चला गया। दुबे अपना मोबाइल टेबल से उठाकर अपना चश्मा ठीक करके मोबाइल से कॉन्टैक्ट्स में से एक नंबर निकाला और उस नंबर पर फोन लगाया और स्पीकर पर लगा लिया। रिंग बजने की आवाज सुनाई दे रहा है। उधर से किसी ने फोन उठाकर कहा, हेलो। दुबे: हाँ, हम दुबे बोल रहे हैं लखनऊ से। मुखिया जी घर पर है का? किसी मुखिया को फोन लगाया है। उधर से किसी ने आवाज दिया, हाँ दुबे जी बोलिए, हम मुखिया कटारिया ही बोल रहे हैं। हाँ कटारिया बाबू, हम ये बताने के लिए कॉल किए हैं कि हमारे यहाँ 108 तैयार है और वो कल शाम को निकलेगा, तो रास्ते में या वहाँ कोनो दिक्कत नहीं है ना? माल सब भेज सकते हैं ना? उधर से मुखिया फोन लाइन पर बोलता है, हाँ भैया, आप बेफिक्र होके भेज दीजिए, अभी तक सब ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो हम बताएंगे। दुबे: ठीक है, तो हम फ़ोन रखते हैं। इतना कहकर फ़ोन का लाइन काट दिया। शाम के 6 बज चुके हैं। एसपी के दफ्तर में अर्जुन और उसके साथ 9 अफसर बैठे हैं। सामने एसपी सर अभी भी अर्जुन का दिया हुआ फाइल के आखिरी छोर पर देख रहा है। एसपी यादव फाइल को बंद करके दोनों हाथों से ताली बजाते हुए अर्जुन की तरफ देखकर कहा, वाह अर्जुन जी वाह, आप सच में कमाल के हैं, मैं आपसे इतना उम्मीद नहीं किया था। अर्जुन थोड़ा सा हंसते हुए अपना दोनों हाथ जोड़कर बिना बोले ही धन्यवाद का इशारा किया। फिर एसपी सर सबके तरफ देखकर कहता है, असल में अर्जुन ने इतना कम समय में उस डेविड पैंथर का वो हर एक पहलू को इतना बारीकी से रखा है कि अगर अब ये इंसान ना भी रहे तो भी डेविड को हमसे कोई नहीं बचा सकेगा। डेविड के करीबी जैसे अपना मंत्री, विधायक, एमपी, मुखिया, व्यापारियों, सरकारी कर्मचारी आदि सभी के नाम के साथ उनके काम के बारे में भी इन्होंने अच्छे से छानबीन कर निकाला है। ऊपर से डेविड को पकड़ने का 1 या 2 नहीं 3 प्लान है जो मुझे सबसे अच्छा लगा है। इसे कहते हैं फूल प्रूफ तैयारी। मैं बहुत खुश हूँ जो तुम्हारे साथ दोबारा काम करने का मौका मिला है और ये हमारे पूरे ज़िले के लिए गर्व की बात होगी अगर हम डेविड और उससे जुड़े सभी लोगों को सबूत के साथ गिरफ्तार करते हैं तो। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, सर आप अभी हमें अग्रवाल ज्वेलर्स शोरूम के मालिक के खिलाफ सर्च और अरेस्ट वारंट जारी कर दीजिए। इस मामले में देरी करने से और भी देर होगा। हाँ बिल्कुल, मैं अभी रेडी करवाता हूँ। इतना कहकर उसके सामने टेबल पर रखा लैंडलाइन फ़ोन से एक नंबर डायल किया। उधर से तुरंत किसी ने उठा भी लिया। इधर से यादव सर कहते हैं, वारंट तैयार है ना? थोड़ा रुका, उस तरफ की बातें सुनकर फिर कहते हैं, तुरंत उसे लेकर मेरे चेम्बर में आओ। और कुछ सुनकर उसने फ़ोन रख दिया। अर्जुन तुरंत यादव के फ़ोन रखते ही बोला, इसके अलावा हमें और भी अरेस्ट वारंट की ज़रूरत है।
हम इस बार किसी को भी बचने का मौका नहीं देंगे, बहुत जोश के साथ बोला। यादव भी अब उत्तेजित है। हाँ, वो सब भी रेडी हो रहा है। और मैंने जो तुम्हें टीम रेडी करने के लिए कहा था, वो रेडी हो गया क्या? हाँ सर, हम लोगों का 4 टीम होगा, जिसमें हम 10 लोगों के अलावा और भी कुछ विशेष लोग रहेगा। उन लोगों का लिस्ट ये रहा, आप इन लोगों को हमारे साथ काम करने की मंजूरी दे दीजिए। अर्जुन शर्ट के ऊपर के जेब से एक कागज़ निकालकर एसपी के टेबल पर रख दिया। ठीक है, मैं ये भी कर देता हूँ, एक बार नाम और उसका विभाग देख लेता हूँ। अर्जुन के द्वारा दिए हुए कागज़ को अच्छे से देखने लगा। तभी दरवाजे पर एक पुलिस कांस्टेबल दरवाज़ा खोलकर अंदर आने की अनुमति मांगने लगा। यादव ने उसे हाथ के इशारे से अंदर आने को कहा। वो हाथ में एक फाइल लिए आया है और वो फाइल एसपी के टेबल पर रखकर उनके बगल में खड़ा हो गया। यादव अर्जुन के दिए हुए लिस्ट पर अपना हस्ताक्षर करके उस कांस्टेबल के हाथ में देते हुए कहा, इन लोगों का स्पेशल ड्यूटी ऑर्डर तुरंत टाइप करो। उस कांस्टेबल ने यादव से वो कागज़ ले लिया और वहीं उसके सामने खड़ा रहा। यादव उसके लाए हुए फाइल को खोलकर देखा और कुछ देर बाद उसे जाने की आज्ञा दी। यादव ने उस कांस्टेबल के लाए हुए फाइल में से एक कागज़ निकालकर अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, तुमने जो मांगा था अग्रवाल का अरेस्ट वारंट। अर्जुन फुर्ती से अपने जगह से उठकर यादव के पास गया और वो पेपर ले लिया और उसी फुर्ती से अपनी जगह में आकर बैठ गया। यादव सबके तरफ देखते हुए बोला, आप लोगों को जो भी ज़रूरत हो सीधे मुझसे संपर्क कीजिएगा, और सबसे ज़रूरी बात, आप लोगों को कोई भी रोकने की कोशिश करे, रुकना नहीं है। क्या आप लोग तैयार हैं? सबने एक साथ कहा, जी सर। यादव, तो फिर आप लोग अभी जा सकते हैं, ऑल द बेस्ट, जाइए। वो सब पुलिस अफसर अपने जगह से उठकर वहां एसपी के दफ्तर से जाने लगा। रात में करीब 10 बज चुका है। अब अशोक और सुनीता का सुबह होने का इंतजार शुरू हो चुका है। दोनों तरफ बेचैनी लगी हुई है। सुनीता कल घूमने के बारे में सोच रही है तो अशोक सुनीता के साथ समय बिताने के बारे में सोच रहा है। शायद सुनीता के मन में भी अशोक को लेकर कुछ कुछ हो रहा है, पर शायद वो अपने मन की बात बताने में संकोच और शर्मा रही है। दोनों ही तरफ हाथों में मोबाइल लिए फेसबुक खोलकर मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल कर एक दूसरे से बात करने को बेकरार है। आखिर में अशोक ने अपना मैसेज ऐप खोलकर सुनीता का नाम निकालकर उसे मैसेज टाइप किया, हाय। सुनीता अशोक के प्रोफाइल के फोटो सब देख रही थी। तभी टिंग की आवाज़ सुनते ही मोबाइल में तीर की भांति नज़रों को लगाकर देखा तो अशोक का मैसेज है। उसने भी खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत जवाब दिया, हाय। अशोक अभी भी सुनीता का जवाब का इंतज़ार में बैठा है। तभी उसका जवाब देखकर खुश होते हुए रिप्लाई में लिखने लगा, क्या कर रही हो? सुनीता मन ही मन खुश होते हुए मैसेज टाइप किया, कुछ नहीं, ऐसे ही बेड पर लेटी हूँ। और तुम? सुनीता अभी नाइटी ड्रेस में है, पेट के बल बिस्तर पर लेटी है, सिर को तकिया से थोड़ा ऊपर कर पैरों को ऊपर की ओर मोड़कर उसे हिला रही है। अशोक भी अब सीधा होकर पीठ के सहारे बेड पर बैठकर आराम से मोबाइल दोनों हाथों में लेकर टाइप करने लगा, मैं तो सुबह होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। सुनीता, अच्छा, सुबह कुछ खास काम है क्या? अनजान सा बनते हुए। अशोक, हाँ, बहुत ही खास काम है। कल मैं अपने महबूब के साथ सारा दिन रहने वाला हूँ। फ्लर्ट करने के मूड में लग रहा है। ओहो, क्या बात है। कौन है वो खुशनसीब जिसके किस्मत में तुम हो? फिर से अनजान बनते हुए। अशोक, मैं अभी तुम्हें फ़ोन करूं क्या? जैसे कि अब और रहा नहीं जा रहा हो उससे। सुनीता, जल्दी जल्दी जवाब दिया, नहीं नहीं, भाई पढ़ रहा है, उसका एग्ज़ाम है, बेकार में वो बवाल करेगा, हम मैसेज में ही बात करते हैं ना। अशोक उदास होते हुए टाइप किया, ठीक है, तो तुम ही बताओ कौन मेरा महबूब होगा। और हाँ, किस्मत वाली वो नहीं, मैं बदनसीब वाला हूँ जो अब तक मेरे नसीब में वो नहीं आई है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन वो ज़रूर मानेगी और मुझे अपनाएगी भी। क्या बात है, तुम तो अच्छा डायलॉग मार लेते हो। अशोक, ओहो, मेरे जज्बात तुम्हें डायलॉग लग रहे हैं। तुम सब कुछ जानते हुए भी अनजान मत बनो सुनीता, पर जैसा पहले भी कहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है हम जिससे प्यार करें वो भी हमसे प्यार ही करे, बट बिलीव मी, आई लव यू सो मच। और बहुत सारा दिल वाली इमोजी लगाकर मैसेज में भेज दिया। सुनीता मैसेज देख खुश होकर मन ही मन मुस्कुराकर टाइप करने लगी, ओहो, तुम भी ना? अच्छा, तो कल हम कॉलेज से गोसाई गाँव कैसे जाएंगे? अशोक, कल के जाने के बारे में ही बताने के लिए फ़ोन करना चाहता था, पर तुमने ही मना कर दिया। सुनीता, मेरा सिचुएशन समझो ना यार, भाई पढ़ाई कर रहा है, मैसेज में ही बताओ ना। अशोक मैसेज टाइप करते हुए, ओके, तो तुम बताओ, बस से जाना पसंद करोगे या मेरे गाड़ी से जाओगे?
बस से जाने से हमें कई गाड़ी बदलनी पड़ेंगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। सुनीता, तुम्हारी बात ठीक ही है, बस से बहुत टाइम लग जाएगा, तुम्हारी गाड़ी से ही चलते हैं, वही बेस्ट होगा। अशोक, तब तो सुबह बस स्टैंड से ही हम लोग एक साथ मेरी गाड़ी में चलेंगे। सुनीता, ओके। अच्छा, तुमने प्रियंका को सब बातें बता दी है ना? सुनीता, कौन सी बात? वही कल का गोसाई गांव का घूमने का प्लान के बारे में। सुनीता थोड़ा रुककर रिप्लाई किया, हाँ सब बता दिया हूँ, वो भी रेडी है। अशोक, एक्चुअली मुझे गलत मत समझना, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि प्रियंका घूमने जाएगी, और वो भी हमारे साथ, जो कॉलेज में भी मेरे से ढंग से बात तक नहीं करती है। सुनीता एक लंबी सांस लेकर टाइप किया, ऐसी कोई बात नहीं है अशोक, असल में वो थोड़ा पर्सनल लाइफ से परेशान है, क्योंकि उसके पापा का होलसेल दुकान रेलवे वालों ने तोड़ दिया है और अब उन लोगों का बिजनेस पहले से बहुत बुरा हो गया है। उसका घर का इकोनॉमिक सिचुएशन भी ठीक नहीं है, इसलिए आजकल वो चिड़चिड़ा सा है, वरना वो कुछ साल पहले तक बहुत खुश रहती थी और मुझसे भी ज़्यादा फुर्तीला रहती थी। अशोक उसके मैसेज को पढ़ने के कुछ देर बाद जवाब दिया, ओह ऐसी बात है क्या, मुझे उसके बारे में ये सब पता नहीं था, मुझे माफ़ करना। फिर इसी तरह उन दोनों में ऐसे ही इधर उधर की बातें मैसेज में होने लगी। अशोक का बस चले तो सारी रात यूं ही मैसेज में बातें करते रहे, पर सुनीता ने 12 बजे फाइनली मैसेज में टोक ही दिया और टाइप किया, चलो अब सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है और कल सुबह जल्दी उठना भी है। अशोक भी ना चाहते हुए हामी भरते टाइप कर दिया, ठीक है तुम सो जाओ, मुझे तो नींद नहीं आएगी, हम कल सुबह बस स्टैंड पर मिलेंगे, गुड नाइट, लव यू, और वो मैसेज भेज दिया। सुनीता मैसेज देखकर मन ही मन मुस्कुराकर सिर्फ गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स टाइप कर भेज दिया और मोबाइल बंद कर बिस्तर पर सिरहाने के पास रखकर सोने की कोशिश करने लगी। अशोक को वो रात कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा है, जैसे समय रुक रुक के जा रहा हो। सुबह आने का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है। मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, कल क्या क्या करना है ताकि सुनीता खुश हो जाए और उसको अपना ले। क्या खिलाएंगे, गाड़ी कहाँ लगाया जाए, किस रास्ते से ले जाए, टाइम कैसे मैनेज करे, गाड़ी में वो कहाँ बैठेगी, और यही सब ख्यालों में डूबा हुआ है। घड़ी में सुबह का 4 बज चुका है। फिर सोचते सोचते कब उसका आंख लग गया पता ही नहीं चला और गहरी नींद में सो गया। एपिसोड 5 यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। अब ये 108 का क्या है? क्या 108 में कोई गैर कानूनी सामान है? क्या दुबे और मुखिया का प्लान काम करेगा? राजेश अग्रवाल का गिरफ्तार क्यों हो रहा है? क्या अशोक गोसाई गांव जा सकेगा? डेविड पैंथर को कैसे पकड़ेगा? ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहें।